नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। आज थोड़ी लेट हो गई और थोड़ा कुछ इमरजेंसी आ गया था, इसलिए सब कुछ आज थोड़ा सा पलट गया है, उलट गया है। पर कोई बात नहीं, हम लोग की क्लास तो हो रही है और चालू करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है प्रणीतिरस्तु सुंदरता, और इसका मतलब है वी मस्ट लुक फॉर ट्रूथ, वी मस्ट लुक फॉर अ ग्रेट बॉडीली थिंग, मतलब कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और ये ऋग्वेद में यही लिखा गया और इसी का मतलब निकल कर आता है कि ये वेल्थ, असली वेल्थ यही है। दिस इज द रियल वेल्थ दैट वी हैव। Now, starting the session, maybe if I talk about, like, suppose if you're interested in taking any such subscription at us, so maybe what I'll tell you is, you can have an extension that is running well. Like, if you pay for around 9 months, आपको 9 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो टोटल आपका कितना हो गया? 18 हो गया। अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं तो मान ली 12 महीने का एक्सटेंशन हो गया, तो 24 मंथ्स हो गया। तो दैट अलॉन्ग विथ कम्स विद अ फ्लैट 50% ऑफ, दैट इज वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। एंड यू कैन हैव दिस ऑन द कोड ऑफ CMC। तो जैसे ऐप डाउनलोड किया और आप ये सब जब कर रहे थे तो आप उसमें CMC कोड लगाकर इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम आपको बैचेस के बारे में बताएं तो हमारे पास शिखर बैच है 2026 का, हमारे पास आरंभ बैच है 2026 का, हमारे पास इग्नाइट बैच है 2026 का, प्लस आगाज 2027 बैच है। तो आप इन सब बैच से जुड़ सकते हैं और आप CMC कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है या मुझे कोई भी ऑप्शनल लेना है, उसका एक टेस्ट लग जाए, तो आप एक बार जुड़कर देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ insights about what is geography optional, how it can help you out, and this all can be done with a combo भी। आप GS के साथ ऑप्शन लेंगे, कॉम्बो में बहुत सस्ता पड़ता है, आप CMC पे उसका भी लाभ ले सकते हैं। प्लस जो इस बार दे रहे हैं इंटरव्यू, जरूर मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ दे दीजिएगा। चालू करते हैं सेशन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर है सबसे पहली वो यही है, इकोनॉमी GST का अगर बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। इकोनॉमी GST में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखा है हमें वो यही है दैट वी वर हैविंग a great meeting of the GST Council, and that GST Council has brought about lot of changes. So review of GST on life and health insurance deferred. Now if I tell you, it was the 55th meeting of the GST Council that we had. It was the 55th meeting, and the review of GST charges on life and health insurance has been deferred. अब किसी अगले किसी तिथि पे या मीटिंग में होगा GST charges on life and health insurance. As some members demanded more discussions on the matter before taking a final decision, hence this was deferred. Not only this, there are few things that you must understand. मीटिंग ने GST इम्पोज करने की बात कही है, किसके ऊपर? जीन थेरेपी एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब जीन थेरेपी पे कोई GST नहीं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पे कोई टैक्स नहीं। अब खैर अपने मिसाइल पे कौन टैक्स लगा रहा है? टैक्स ऑन सेल ऑफ यूज्ड कार्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेज फ्रॉम 12% टू 18%। यूज्ड कार्स अगर कोई बेच रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कार हो, पेट्रोल पे चलने वाली, 12 से 18% हो गया है। 18% ऑन स्वीट और कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पे भी 18%। तो जो सिनेमा घरों में बैठ कर देखते हैं भैया, अब आपका भी महंगा हो गया ये। 5% ऑन सॉल्टेड एंड स्पाइसी वेराइटीज छोड़ा ही क्या है। GST ड्यूटी ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स रिड्यूस फ्रॉम 18 टू 5%। तो फोर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, जिसमें कुछ ऐसी गुण को ऐड कर दिए जाते हैं, टेस्ट को शायद बदल दिया जाता है, कुछ वाइटामिन डाल दिए जाते हैं, इन फोर्टिफिकेशन में 18% से 5% GST किया जा रहा है। GST विल नॉट बी लेविड ऑन द फॉलोइंग, लाइक नो GST ऑन गिफ्ट वाउचर्स। गिफ्ट वाउचर्स पे कोई GST नहीं, मतलब भर भर के गिफ्ट वाउचर दीजिए, कोई आपको GST नहीं देना है। No GST on penal charges levied by banks and non-banking finance companies on borrowers for non-compliance of loan terms. कोई GST नहीं लगेगा पीनल चार्ज पे। अगर कोई बैंक से आपको कोई पीनल चार्ज लग रहा है, पेनल्टी लग रही है, या फिर आपने कुछ बोरो किया था, आपने नॉन कंप्लायंस किया, तो उस पर पीनल चार्ज जो आपको लगा है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो उस पर कोई GST नहीं है। एक डिसीजन लिया गया है टू कंस्टिट्यूट अ GOM, दैट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, टू एग्जामिन द लीगल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज and recommend a uniform policy on levy of taxes in cases of natural calamity or disaster in the state। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक GOM बनेगा जो कि लीगल स्ट्रक्चरल इशू को पढ़ेगा, समझेगा और रिकमेंड करेगा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लेवी ऑफ टैक्सेस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई हादसा हो जाता है तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आएगा लेवी ऑफ टैक्सेशन का। दैट्स अ वेरी प्रूडेंट स्टेप, मतलब बहुत आगे सोचकर चले जा रहे हैं कि भाई अगर कहीं आपदा आ गई, अभी भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें की जा रही है।
जीएसटी काउंसिल आखिर है कि आपको बता दें 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका आर्टिकल 279A1 में जोड़ दिया गया जीएसटी काउंसिल, जो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था ताकि वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सके जीएसटी के रिलेटेड। चेयरमैन इसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सारे के सारे 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स वो इसके पार्ट होते हैं। एंड जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, याद रखिएगा, दे आर नॉट बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट बाइंडिंग। और एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे सेंटर और स्टेट का अलग अलग वेटेज भी होता है। जो लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अच्छे से जल्दी बताएं कि क्या वेटेज होता है, सेंटर और स्टेट के वोट्स का क्या वेटेज होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए आप करके बता ही रहे होंगे, हम आपको बता दें। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन ओनली आफ्टर देयर इज 75% वेटेड मेजॉरिटी, 3/4 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट कोटा है, while the total vote quota of all the state governments together is 2/3, मतलब सारे राज्यों को मिला के 2/3 कोटा है और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट का कोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी अलर्ट है, याद रखिएगा। अ डायरेक्ट पीटी क्वेश्चन ओवर हियर इज लाइंग। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जहां पे हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने अमेंड किया है कुछ रूल को टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज। अब पोलिंग जिस समय जहां हो रही होती है वहां की फुटेज नहीं मिलेगी। लीजिए भैया, अब एक और एलिमेंट छोड़ दिया गया है ताकि बातें और डिस्कशंस होते रहें। जैसे हम आपको बता दें, अमेंडमेंट किया गया है रूल 93(2)A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस 1961 बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। एक अमेंडमेंट किया गया है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, मतलब अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का रूल्स है, इसी में रूल को ही अमेंड किया गया, तो इसके लिए अमेंडमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही हो जाता है। नॉट ऑल इलेक्शन रिलेटेड पेपर्स विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक। अब पब्लिक को सारे इलेक्शन रिलेटेड पेपर्स नहीं मिलेंगे। ओनली दोज पेपर्स मेंशन्ड इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स विल बी ओपन टू द पब्लिक, व्हाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी मेड अवेलेबल ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। The banned items include CCTV footage, webcasting clips and video recordings of candidates during elections। ये सब banned items हैं। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस भी नहीं किया जाएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड लेट्स सी व्हाट दे आर रेस्ट्रिक्टिंग, व्हाट दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग। और शायद इसके ऊपर फिर से एक फ्यूरोरे तो हो गई, कुछ ना कुछ डिस्कशन इसके ऊपर हो गई। बट येस, देयर आर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961 विच कैन बी अमेंडेड, चेंज्ड विदाउट एन अमेंडमेंट बीइंग पास, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो हो सकता है। अपोजिशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो अपोजिशन तो प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। चेंजेस इन इलेक्शन कंडक्ट रूल्स लीड टू लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। ऑफ कोर्स इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। लैक ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस be against democracy हो सकता है। It is believed that this step has been taken after a recent direction issued by the Punjab and Haryana High Court to the Election Commission। ये स्टेप लिया गया था आफ्टर recent action issued by the Punjab and Haryana Court ने इलेक्शन कमीशन कुछ बोला तो उसके बाद सब जगह ही बदल दिया गया है। खैर, हमें अभी इन चीज़ों में नहीं जाना क्योंकि बहुत अभी छोटा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा तब इसको आप अच्छे से लीजिएगा। कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल द इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। और कोर्ट ने तो बोला कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में कि सारा डॉक्यूमेंट जो है सब दिखाओ आप। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था कि कंसर्न्स अबाउट पॉसिबल मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि अगर हम सीसीटीवी फुटेज देते हैं तो कहीं ना कुछ हो ना जाए। इलेक्शन कमीशन ये बोलती है कि इलेक्शन पेपर्स डज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब मतलब इलेक्शन कमीशन भी बचाव में निकली है कि देखिए ऐसा है, रूल मेंशन करता है जो इलेक्शन पेपर दैट डज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। In order to remove this ambiguity, the rule has been amended to safeguard misuse of CCTV footage from inside the polling station. Now, the move comes after a recent direction to the Election Commission by the Punjab and Haryana High Court to share all documents related to Haryana Assembly elections। तो अब सारे असेंबली इलेक्शंस के लोग मांगने जाएंगे तो सरकार ने पहले ही उसको बदल दिया। अब देखिए अच्छा बुरा है, ये बाद में देखा जाएगा। तो CCTV footage from polling stations compromising voter piracy, they can try to have a chilling effect on the privacy of the voter। अगर मैं CCTV footage देता हूं तो लोग देख पाएंगे कौन किसको कहां वोट दे रहा है। मैनिपुलेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके फॉल्स नैरेटिव भी बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने इस रूल को अमेंड कर दिया। 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल से, याद रखिएगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, आई विल टेल यू। सुनिएगा, ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल वेजिटेशन का। ये एक्चुअली थीम ये नहीं है, थीम इसका है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। थीम है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा थीम क्या है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 25% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर सेज रिपोर्ट।
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुका है और भारत का पूरा ग्रीन कवर जिसको हम चाहते हैं 33% हो जाए, ये 25% पहुंच चुका है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ना 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। ये बायनियल रिपोर्ट होती है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमें देती है। बायनियल मतलब 2 साल में एक बार। तो हमारे पास 2023 की अभी रिपोर्ट आ गई है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया, दे आर कवरिंग अप टू 1/4। नाउ दैट डज नॉट इंक्लूड फॉरेस्ट ओनली, याद रखिएगा फॉरेस्ट कवर और ग्रीन कवर में फर्क है। तो फॉरेस्ट कवर में आप ट्री कवर भी ऐड करते हो तब जाके टोटल ग्रीन कवर ऊपर आपको दिखता है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया दैट इज द ग्रीन कवर इज इक्वल टू 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। जल्दी से बताइए कि भारत का टोटल एरिया कितना है, भारत का टोटल एरिया कितना है, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। और ये एरिया जो है वो 25% ऑफ द टोटल एरिया हो चुका है। Now forest area is about 21.76%, tree area is 3.41%. If you add this, you get 25%. आपको 25% मिला है। फॉरेस्ट एरिया अभी भी मेरा 21.76% जिसको हम बढ़ाने में लगे हुए हैं। ट्री एरिया मतलब वो एरिया जो फॉरेस्ट में नहीं है पर ग्रीन दिख रहा है आपको सैटेलाइट से, दैट्स माई ट्री एरिया, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। Now forest cover of the country is 21.76, tree cover is 3.41, increase of around 1445 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पिछले लगातार 3 रिपोर्टों से हम देख रहे हैं कि आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, ट्री कवर बढ़ रहा है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट ट्री कवर बढ़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा में है। और मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कहां हुआ है? मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इज मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। टोटल मैंग्रोव कवर भारत में अभी भी उसी लेवल पे बने हुए हैं 4992 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 5000 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं पहुंच रहे हैं। दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया? जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए टोटल एरिया कितना परसेंटेज है, जल्दी बताइए, आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में कितने मैंग्रोव्स हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय एरिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ है पता है? एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल है, उसके बाद महाराष्ट्र है। और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया बाय एरिया मतलब आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, मतलब सिर्फ ट्री कवर नहीं, फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। मतलब टोटल इंक्रीज इन ट्री एंड फॉरेस्ट एरियाज इज नेट गेन आफ्टर लॉस। आज हमारा लॉस भी कहीं पे हो रहा होगा फॉरेस्ट, हमारा गेन भी होगा, पर हमारे पास नेट गेन है, हम ज़्यादा गेन कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर को, ट्री कवर को हम गेन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एंड एट द टाइम when India's reports about environmental performance index etc, they were all giving us jitters, they were all troubling us। उसके बीच में अगर ट्री कवर का रिपोर्ट आया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। अच्छा, लॉस रिकॉर्ड किया गया वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में। सोचिए ये थोड़ी चिंताजनक बात है। लॉस रिकॉर्डेड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स रीजन एंड द नॉर्थ ईस्ट। फैक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में कम हो रहे हैं। एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट तो एक्सपैंड किए हैं, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट एक्सपैंडेड टू दिस मच स्क्वायर किलोमीटर एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ये एक्सपैंड किए हैं, पर टोटल अगर हम निकाले तो एरिया तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घटे हैं। टोटल कार्बन स्टॉक अगर मैं देखूं कंट्री का तो लगभग 7285 मिलियन टन हो चुका है, और हम लोग बिलियन की बात करेंगे, इसको जल्दी से हम लोग पहुंचा दें। इंक्रीज ऑफ 81.5 मिलियन टन इन द कंट्रीज कार्बन स्टॉक एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। हमारा प्रीवियस असेसमेंट से 81.5 मिलियन टन ज़्यादा कार्बन स्टॉक मेरे पेड़ों में आया है। एंड कार्बन स्टॉक है क्या? आपके पेड़ कार्बन स्टॉक हैं आपके लिए, जो कि कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करके अपने पास रखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर आइटम है, इसको पूरा याद रखना है आपको। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर कहीं एरिया घट भी रहा है, कहीं बढ़ भी रहा है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी हम करेंगे, जल्दी एडिटोरियल आएगा, हम डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 चेंज हुआ था, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। वी विल हैव टू इवन एड्रेस दैट, व्हाट इज द इशू ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 दैट हैज़ चेंज्ड, वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो। मूविंग बियॉन्ड, आई हैव एन इंटरनल सिक्योरिटी इशू। और सिक्योरिटी इशूज को अगर हम लें, सिक्योरिटी इशू एज अब मेरा थीम है, अगर हम देखें सिक्योरिटी इशू, तो पुलिस इन नॉर्थ ईस्ट शुड रीओरिएंट एंड फोकस ऑन सिटीजन्स टू। ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है।
होम मिनिस्टर एक्चुअली 72nd प्लीनरी सेशन में थे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि इंसर्जेंसी तो अब खत्म हो चुकी है, सो नाउ देयर इज अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पुलिस फोर्स सो दैट इमीडिएट जस्टिस भी आ सके। दैट इज द पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट रादर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पुलिस स्टेट। बोला ठीक है, खत्म हो गया एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, व्हाई नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट नाउ। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। 1971 में बनती है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट द्वारा, 1971 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट द्वारा बनती है। जल्दी से अब मौका मिला है तो जल्दी जवाब दीजिए, जोनल काउंसिल कैसी बॉडी है? जोनल काउंसिल कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जोनल काउंसिल कैसी बॉडी है। आपका पॉलिटी चेक करना है हमें। फॉर्म्ड इन 1971, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल किस एक्ट से? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। Now, keeping in view the unique geographical and tribal situations of the northeastern India, composition of North Eastern Council was refined by the Parliament और North Eastern Council Act 2002 में पास हुआ था ताकि वापस इसके कंपोजिशन में चेंजेस लाए जा सकें। कंपोजिशन अब क्या हो गया? पर्सन और पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होंगे ही होंगे। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सारे सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट की। 3 members टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो उसी में से चेयरमैन ऑफ द काउंसिल को भी नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। और देखिए, एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का 2024, आप देखें तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1977, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट व्हाट हैज हैपेंड? सी, अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज कम, अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज कम ऑन इट। तो याद रखिएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इट कुड बी। आप जल्दी से नीचे कमेंट करके आंसर बताइए कि इसमें क्या होगा और क्या चेंजेस लाए गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी इश्यूज की बात हम फिर से करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज इज माय थीम, और सिक्योरिटी इश्यूज में हम आपको बता दें, ग्लोबल टेरर ग्रुप ट्राइड टू टारगेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल से अगर मैं जाता हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड आता है जो सिर्फ 28 किलोमीटर चौड़ा है, वेस्ट बंगाल के राज्य में ही पड़ता है। यही कनेक्ट करता है अपने नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है गेटवे टू द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इट बॉर्डर्स नेपाल एंड बांग्लादेश ऑन बोथ साइड्स। तो नेपाल और बांग्लादेश आपके दोनों तरफ लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चाइना लगभग यहीं लगा रहता है। आपको बता दें, अगर आप इसको देखें, दिस इज द चिकन स्नैक वाला प्रॉब्लम। और ये पूरा मेरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये देखिए पूरा बना हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ तो इसी नेक से जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक स्टैंड ऑफ भी हुआ था डोकलाम को लेते हुए, तो चाइना अंदर आना चाहता था और यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना चाहता था। सो दिस इज योर चिकन स्नैक प्रॉब्लम। और ये देखिए ना, ये जैसे लग रहा है कि ये उसका नेक है चिकन का और ये ऊपर आपका हैन का वो पूरा बना हुआ है। तो चिकन स्नैक का प्रॉब्लम यही है। सो जस्ट ऑन लोकेशन आई वांटेड टू शो यू, पर ये एक इंपॉर्टेंट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अभी कहा जा रहा है कि ग्लोबल ग्रुप है आपका है। इस ग्लोबल ग्रुप का नाम हमें याद नहीं रखना, वैसे अंसरुल्लाह बंगला टीम है ये, तो अपने को इतना याद नहीं रहना है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा ये वाला पोर्शन इज रियली स्ट्रैटेजिक, हमें इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का बात कर लेते हैं। मेरा थीम है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अच्छा, जो हम थीम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा ना, ऊपर जो लिखा है उस पर मत ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है? पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट गिविंग सब्सिडीज टू फार्मर्स टू कीप नॉन मिल्चिंग लाइफ स्टॉक। पार्लियामेंट्री पैनल ने सुझाया है कि सब्सिडीज देना चाहिए टू फार्मर्स टू कीप नॉन मिल्चिंग लाइफ स्टॉक। तो कमिटी ऑन एग्रीकल्चर जो है रिकमेंड करती है कि फार्मर्स को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो नॉन मिल्च फार्मर्स भी एनिमल्स भी रख सकें। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, ताकि क्योंकि क्या होता है जो नॉन मिल्च एनिमल्स हैं वो अधिकतर लोग क्या करते हैं फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो खुले घूम रहे होते हैं सड़कों पर। इसीलिए उनका मैनेज करने के लिए स्ट्रे एनिमल्स को ये ऑब्जेक्टिव्स का ही रखा गया है। आप फंड एलोकेशन बढ़ा दो फॉर प्रमोटिंग गौशालास अक्रॉस द कंट्री। सेंटर इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू वर्क टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैटल फीड। दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डेयरी फार्मर्स बाय 25%। तो आप सेल्फ सफिशिएंसी रखो अपने कैटल फीड के लिए, प्लस गौशालास को बढ़ाओ, उसका फंड एलोकेशन आप बढ़ा दो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट बजट, the centrally sponsored National Livestock Mission for Livestock Insurance is covering only 1% of the livestock population. Now that is really troublesome. मतलब आपका इतना बढ़िया मिशन चल रहा है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, और उसमें आज तक आप 1% ही बस लाइवस्टॉक पॉपुलेशन को इंश्योर कर पाए हो क्योंकि बजट ही नहीं है। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लॉन्च अ मैसिव लाइवस्टॉक इंश्योरेंस scheme to cover 53.5 crore livestock population under the ambit of the scheme. आपके पास इतना एम्बिट बच रहा है सर, यू नीड मनी, टेक मनी एंड डू दिस।
कमिटी ने बोला बहुत बढ़िया काम किया यूनियन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने फॉर 90% एक्यूरेसी इन कंट्रोलिंग बर्थ ऑफ मेल बोवाइन ऑफस्प्रिंग यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी। तो अब कंट्रोल्ड बर्थ भी हो रहे हैं एंड सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी से कमिटी ने बोला यूनियन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम भी कर रही है। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका फिर से नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी। एनपीएस एयूएम टू टच 15 लाख करोड़ आपका एसेट जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 15 लाख करोड़ का होने वाला है। जी हाँ, चेयरमैन हमें बताया किसके, पीएफआरडीए के, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, कि जो एसेट्स एनपीएस मैनेज करता है, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम में जो एसेट्स हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। टोटल सब्सक्राइबर पेंशन सेक्टर में एट प्रेजेंट 8 करोड़ हैं, 6.4 करोड़ अटल पेंशन योजना में है, अबाउट 1.6 करोड़ इन एनपीएस। पेंशन पोटेंशियल एनपीएस का बहुत हाई है, 80% ऑफ द वर्कफोर्स इन द कंट्रीज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो आप एनपीएस में जा सकता है कोई भी, और उसमें 80% वर्कफोर्स जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में है वो एनपीएस की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा है, और हमारे पास ये अच्छा खासा पेंशन बढ़ा है। इसका मतलब है मेरा जो इंश्योरेंस और पेंशन का पेनिट्रेशन की बात हम करते थे कि वो बहुत कम है, धीरे धीरे शायद वो बढ़ रहा है। सो माई पेंशन पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग, माई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग। नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में आपको बता दें, लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2004। ये आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, ये सारे सिटीजन्स के लिए अलाउ कर दिया गया था। पीएफआरडीए इसको देखता है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट पीएफआरडीए द्वारा बनाया गया है जो सारे एसेट्स को कंट्रोल करता है। कोई भी इंडिविजुअल हो भारत का ऑफ द कंट्री कैन ज्वाइन एनपीएस प्रोवाइडेड उसका एज 18 से 65 के बीच में होना चाहिए। बट ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल टू ओपन एनपीएस अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट पीटी अलर्ट दैट आई वांटेड टू गिव यू। इस पीटी अलर्ट को ध्यान में रखिएगा। ओसीआई और पीआईओ आपके एलिजिबल नहीं है एनपीएस अकाउंट के लिए, ओसीआई और पीआईओ एलिजिबल नहीं है एनपीएस अकाउंट के लिए। और हाल ही में आपको बता दें 2017 का अगर आप प्रीलिम्स भी देखें तो देखिए आया है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। जल्दी जवाब देके नीचे बताइए कौन दे सकता है, जल्दी बताइए कौन ज्वाइन कर सकता है। वांटेड टू सी जल्दी से, पर्सन ऑफ एज, बताइए क्या होगा आंसर। आई थिंक अब आपको आंसर पता चल चुका, पर हम आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम हाल ही में अभी आया था, ये क्या है? व्हाट इज दिस यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो हाल ही में आया था, जो अभी हाल ही में एक आया यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ये क्या है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं आपके सामने। अच्छा, बात की जा रही है ये थोड़ा सा जियोफिजिकल फिनोमेना की तरफ है। जियोफिजिकल फिनोमेना है या फिर आप मिसलेनियस में इसको लिख सकते हैं। कहानी ये है कि कहा जा रहा है मून वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो सेज सर्टेन स्टडी। एक रिसर्च पेपर छपा है नेचर में, उसका मानना है कि फॉर्मेशन ऑफ मून 4.5 बिलियन ईयर्स हुआ। ये सब मानना है, पूछा नहीं जाएगा। आपको बता दें मून बना कैसे था। मून बना था कोलिजन से, जो अर्थ पे एक गाया करके रॉक आता है, वो लड़ता है अर्थ से। अर्थ उस समय खुद गर्म था, प्लाज्मा था, तो थोड़ा सा पार्ट टूट के निकल गया, आगे जाके वो खुद हमारा मून बन गया। सो रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि रिपीटेड डिस्कवरी ऑफ रॉक्स अबाउट 4.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड मे इंडिकेट अ रीमेल्टिंग इवेंट इंड्यूस्ड बाय द मून्स ऑर्बिटल एवोल्यूशन रादर देन एन अर्लियर सॉलिडिफिकेशन ऑफ लूनर मैग्मा ओशन। अब ये सब कहानी है, ये सब पूछेगा नहीं आपसे। कहानी है अर्थ से ही टूटकर मून बना है। अब उसमें मेल्टिंग रीमेल्टिंग बार बार हो सकती है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये पूछेगा नहीं, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मून के ओरिजिन थ्योरीज हमारे पास बहुत सारे हैं। एक कैप्चर थ्योरी भी है, एक्रीशन हाइपोथेसिस भी है, फिजन थ्योरी भी है। कैप्चर थ्योरी बोलती है कि मून वॉज एन आइटिनरेंट बॉडी कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस, मतलब ये घूमते हुए किसी को पकड़ लिया हमने। एक्रीशन बोलती है दैट मून वॉज को फॉर्म्ड विद अर्थ एज अ सोलर सिस्टम टुक प्लेस। और फिशन थ्योरी बोलती है कि ये टूट के यहाँ से कुछ निकाला और यहाँ, ये मोस्ट एक्सेप्टेड हमारी यही वाली थ्योरी है दैट हैपेंड, और इसको जायंट इम्पैक्ट भी कहा जाता है। जायंट इम्पैक्ट भी कहा जाता है। तो थिया या गाया दोनों नाम दिया जाता है, थिया भी दिया जाता है, गाया भी दिया जाता है, कि आके टकराया और आपका ये अर्थ बन गया और एक छोटा सा पार्ट आपका मून का अलग हो गया। दिस इज फिजन थियरी बीइंग गिवन। Okay, again related with geophysical phenomena and location, I would say location से related है। Denali fault tore apart ancient joining of land masses। तो कुछ स्टडी के हिसाब से भी क्या हुआ है कि वी हैव सीन डेनाली फॉल्ट है आपका। डेनाली फॉल्ट लोकेटेड इन द सदर्न हाफ ऑफ द अलास्का वर वंस अ स्मॉलर यूनाइटेड जियोलॉजिकल फीचर। अब ये धीरे धीरे आपका फट भी रहा है। तो नई रिसर्च दिखा रही है कि 3 साइट स्प्रेड अलॉन्ग इन अप्रॉक्सिमेटली 620 माइल पोर्शन ऑफ टुडेज डेनाली फॉल्ट अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। The feature was then torn apart by millions of years of tectonic activity. Denali fault एक major intracontinental right lateral strike slip fault है। इतना नहीं याद रखना है, intracontinental याद रखना है, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में है।
और ये आप कहाँ देख रहे हैं भाई, आप यूएस का देनाली माउंटेन देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप अलास्का पहुंच जाइए, अलास्का में देनाली माउंटेन देखिए, आप सब समझ में आ जाएगा कि सबसे ऊंचा पॉइंट आपको देनाली दिख रहा है वहां पे। वही अलास्का में नीचे तरफ देखेंगे तो देनाली फॉल्ट बना हुआ है, ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ब्रिटिश कोलंबिया आप देख सकते हैं यूएस के नॉर्थ वेस्ट में, देयर वी हैव दिस देनाली फॉल्ट आपको दिख जाएगा। ये देखिए आपको ये दिख रहा है कि अर्थक्वेक्स अलास्का में आते जा रहे हैं, दिख रहा है कि ये क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है ना, ये पैसिफिक प्लेट है और ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ेंगे ही बैठ के, और जहाँ लड़ेंगे वहाँ ये सब होगा ही होगा। तो ये देखिए ये वाला आपका देनाली फॉल्ट है, दिस इज योर देनाली पॉइंट, देनाली फॉल्ट। और ये धीरे धीरे यहाँ फॉल्ट आपका बहुत बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, बहुत चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको लोकेशन है तो याद रखिएगा देनाली फॉल्ट आपका है, एंड दैट कैन जनरेट अर्थक्वेक। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कोलिजन ऑफ योर दिस पैसिफिक प्लेट एंड योर दिस प्लेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दिस इज देनाली का फॉल्ट। अच्छा, अगला देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जर्नल रिट्रैक्ट्स द डिस्क्रेडिटेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पेपर। इसमें डिस्क्रेडिटेड का मतलब कि बोला कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं इसका। पेपर पब्लिश हुआ था इसके बारे में और इन्होंने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वाज अ ड्रग इनिशियली कंसिडर्ड पोटेंशियली यूजफुल ट्रीटिंग कोविड-19। इसके लिए बताया गया था। देयर वर सेवरल स्टडीज डिबेट्स अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। बाद में इसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, बोला कि भैया ये सब नहीं कर रहा है। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एज एन इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग टू ट्रीट कोविड-19। दैट इज ऑल, इसमें दिमाग मत लगाइए। स्क्विरल्स एंड वुल्स, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, आइए कुछ देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। A new study on ground squirrels, ये एक सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्राउंड स्क्विरल्स आर नॉट ओनली वेजिटेरियन बट ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। अब तो यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था, अब क्या होगा। इंडियन स्क्विरल्स आर ओमनीवोरस, याद रखिएगा हमारे इंडियन स्क्विरल्स पहले से ही ओमनीवोरस है। दे ईट मेनली नट्स एंड फ्रूट्स बट ऑल्सो सीड्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, एग्स। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए तय हो गया पीटी अलर्ट का, इंडियन स्क्विरल्स आर ओमनीवोरस। ये देखिए आया हुआ था, दिस आया था। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, क्या आंसर होता है इसका। इसका आंसर क्या आया था, आप पिछली बार अगर पेपर दिए होते तो आपको पता चलता। व्हाट वुड बी द आंसर हियर, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर। They build nest by making burrows in the ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। लेकर चलते हैं आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा थीम है। व्हाट आर इंडियाज प्लान फॉर अ क्वांटम सैटेलाइट, क्या है इंडिया का प्लान, आइए देखते हैं। क्वांटम सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, कम्युनिकेशन का यूज करेगी, क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेगी। मतलब सिक्योर होना चाहिए अपना डेटा का ट्रांसमिशन। क्वांटम सैटेलाइट फंक्शन करती है ताकि सिक्योर हो सके, इंप्रूव हो सके कम्युनिकेशन यूजिंग क्वांटम कम्युनिकेशंस एंड अदर क्वांटम टेक्नोलॉजीज। ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली यूज टेक्नोलॉजी सच एज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी और बढ़ सकती है ना। एरियाज जहां क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन मदद कर सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं, और एक्सचेंज ऑफ डेटा कंप्लीटली सिक्योर, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ हैकिंग, डेटा थेफ्ट एंड एस्पियोनेज। डिजिटल कम्युनिकेशन में मदद कर सकते हैं, लाइक क्वांटम सैटेलाइट्स कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशंस फॉर रिमोट लोकेशंस। मेन बात है कि आप क्वांटम जब यूज करते हो तो आपके पास बिट्स बहुत सारे यूज होने आती हैं। जैसे क्वांटम मीन्स कि यू आर नॉट जीरो ओनली, नॉट वन ओनली, यू कैन बी इन बोथ। यही क्वांटम टेक्नोलॉजी है मेरा, तो उसको मैं यूज़ करके डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी कर सकता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च मेरा बढ़ सकता है। अब तो हमने क्वांटम कंप्यूटिंग से ढूंढ लिया है, द फास्टेस्ट कंप्यूटर हैज बीन अनरेवल्ड बाय गूगल। क्वांटम कम्युनिकेशन कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन सिक्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बहुत ही सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से कर सकता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड इट कैन हेल्प इवेड एनिमी अटेम्प्ट्स टू ब्रेक एनक्रिप्शन. The quantum satellite security issues, the use of quantum computers may put the security of common cryptography at risk as they can quickly break the convention. अब मान लीजिए आप क्वांटम में ही चले जाएंगे, तो अगर आप क्वांटम में जाएंगे तो बहुत कम लोग क्वांटम यूज़ कर पाएंगे. तो अगर क्वांटम को कोई हैक कर रहा है तो इसका मतलब वो आसानी से आपका कन्वेंशनल चीज़ों को भी हैक कर देगा. ये एक सबसे बड़ा खतरा है. सिक्योरिटी ऑफ डेटा सेंड बाय सैटेलाइट्स मे बी एट रिस्क, स्पेशली इफ द क्वांटम बिट्स बेस्ड हैकिंग टेक्निक्स आर यूज्ड. तो ये सब खतरे में आ सकते हैं, तो सबको ही शिफ्ट होना पड़ेगा. तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या था? ये फील्ड है जो बचाता है दैट प्रोटेक्ट्स डेटा यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स. जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग नॉर्मली बिट्स को पढ़ते हैं 0-1, क्वांटम में 0-1 नहीं होता है. 0 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है, एक साथ में हो सकता है. इसी को क्यूबिट्स बोलते हैं. दिस आर कॉल्ड एज क्यूबिट्स, नॉट बिट्स. दिस आर कॉल्ड एज क्यूबिट्स. This is to ensure that it is impossible for any third party to interfere with the process in an unauthorized manner. Advantages बहुत है सर. हैकर अगर इंटरफेयर करना चाहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा, उसका मैसेज ही लॉस्ट हो जाता है.
तो मेजरिंग द स्टेट ऑफ क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स को मेजर करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कोई ब्रीच हुई कि नहीं हुई। अगर उसका स्टेट चेंज हो गया बिट का तो हम समझ जाएंगे कुछ ब्रीच हुआ है। व्हेन वर्किंग विद क्यूबिट्स इंटरफेरेंसेस बाय थर्ड पार्टीज डिटेक्टेड वेरी इजीली, और हम तुरंत उसको ब्रीच को रोक सकते हैं। इसका कौन सी है कि बहुत एक्सपेंसिव है सर, ये रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एज क्वांटम सोर्सेज ऑप्टिकल फाइबर्स, बड़ा मुश्किल है ये, सबके लिए तो आसान भी नहीं होगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ क्यूकेडी सिस्टम रिक्वायर्स कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, मतलब हमें वो नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तभी हम उसको कर भी पाएंगे। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट टॉपिक। तो इंडिया का प्लान बनता जा रहा है क्वांटम सैटेलाइट की तरफ, हम लोग जाना तो चाहते हैं, पर अभी पैसे को देखते हुए, सब देखते हुए, वी आर ओनली प्लानिंग। ऑफ कोर्स वी हैव अ प्लान बट वी आर स्टिल प्लानिंग, हम लोग अभी भी धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। तो 2 से 3 साल में बोल रहे हैं कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद शायद हम उसको लॉन्च करें सैटेलाइट को भी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो हम इतना नहीं सोच रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डीएनए एंड लेट्स बी टुमारो एट 9 AM। और उम्मीद है आप लोग बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। और जितने क्वेश्चन पूछे जल्दी से जवाब दीजिएगा। फिर से आपको एक बार ऑफर हम बता देते हैं, याद रखिएगा, दिस ऑफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू फिनिश एंड अप, ये देखिए खत्म होने वाला है, ये ऑफर एंड्स टुमारो। तो बहुत लोगों ने ले लिया है, जिनको अभी भी मन है, मन में झिझक है, एक बार बात कर लीजिए ना, CMC कोड है, आप बात करके ना बहुत कुछ सॉल्व कर लेते हैं, चंद्रमौली कैपिटल SIR, एक बार बात कर लीजिए, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा आपका। एंड यू कैन टेक दिस ऑफर, वेरी वेरी गुड ऑफर आई वुड से, क्योंकि इसमें आपको फिर लगातार पढ़ते रहिए। मान लीजिए 2 साल का लेकर छोड़ दीजिए और पैसा मिनिमम दे दीजिए और पढ़ते रहिए ईमानदारी से, बस आपको कुछ और करना ही नहीं है। सो अगेन दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और एक ही चीज़ याद रखिएगा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।